हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया हैं। ये है फोर्थ लेक्चर इंडियन पॉलिटी का और हमने लास्ट क्लास में बात करनी शुरू की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जिसने कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स सब लिखे गए हैं कंट्री को चलाने के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसकी वर्किंग क्या थी, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने शुरू करवाया, क्या नहीं हुआ, वो सब हम डिटेल में करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हुई थी वो हुई थी जुलाई और अगस्त के अंदर 1946 में। ये भी बताया था कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने जो सीट्स जीती थी वो थी 208 सीट्स और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने जीती थी 73 सीट्स। टोटल सीट्स हमारे पास जितनी भी थी उसमें से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 93 सीट्स दी गई थी, प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि महाराजे राजे रूल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम जब इसकी मीटिंग होगी हम उसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम तो एक नेशन बनाना चाहते थे जिसमें इंडिया के दोनों पार्ट्स उस टाइम पे जो थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, इकट्ठे हो जाएं और हमारे पास एक नेशन बन जाए। अब ये तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, तो ये बोले हम हिस्सा ले लेंगे क्योंकि इलेक्शंस हुए थे, लेकिन ये बोले कि हम नहीं हिस्सा लेंगे। उसके बाद सारे सोसाइटी के जो लोग थे, रेस से सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। सिर्फ महात्मा गांधी जो थे और M.A. जिन्ना जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन थे जो नहीं मेंबर बने थे? सब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज आई थी, लेकिन ये दो लोग जो थे वो मेंबर नहीं बने थे। अब इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। क्यों बॉयकॉट किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसको हम नाम देंगे पाकिस्तान। तो बहुत कम मेंबर्स आए थे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था, वो थे 211। अब इस मीटिंग में जो हेड थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट थे, मैंने बताया था वो फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से चुने गए थे, क्योंकि ऐसा था कि किसको हम लीड करने के लिए बिठाएं। तो उन्होंने बोला कि जो सबसे ओल्डेस्ट इंसान है इस असेंबली में, फ्रांस में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है, उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, और वो थे डॉक्टर सचिंद्रानंद सिन्हा। इनको बना दिया गया। लेकिन प्लीज ये बात याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, और ये सिर्फ 2 डेज के लिए बनाए गए थे। क्योंकि 9 दिसंबर को इनको बनाया गया, 11 दिसंबर को 1946 में ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बनाए जाएंगे या वो लीड करेंगे और वो बन जाएंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम H.C. मुखर्जी जो हैं वो बन जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट। इस असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे, उनका नाम भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सर B.N. राव। अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी लास्ट क्लास में, वो ये थी कि इस कमेटी के या इस असेंबली के एक चेयरमैन भी थे, जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन रहे हैं इस कमेटी के। तो ये क्वेश्चंस इसमें से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ऐसे आता है। अब देखिए, कुछ भी हो, आपके पास एक, अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, मान लीजिए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव तो चाहिए होगा ना, कि भाई इन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्थापित करेंगे, हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग बैठे हुए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने, आप कह लीजिए, सामने स्क्रीन पे एक रेजोल्यूशन रखा कि कोई भी अगर हमने लॉ बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, तो हम बार बार ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसकी तरफ बार बार देखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे और फिर कानून बनाया जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पास किया गया था
13th ऑफ दिसंबर 1946 को बाय जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है किसने पास किया था। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं या जो फिलॉसफी होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में बात की गई थी कि ये फंडामेंटल्स को याद रखना, ये फिलॉसफी को याद रखना, तो जाकर आप कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ध्यान रखते हुए, इनफैक्ट सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ध्यान में रखते हुए इसको बनाया। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको एडॉप्ट किया गया था, मान लिया गया था, एडॉप्टेड ऑन 22nd ऑफ जनवरी 1947। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक टाइम पे हमने इसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या जिसको हमने इस डेट को एडॉप्ट कर लिया था? ये आज की डेट में कहलाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। आज की डेट में ये प्रीएम्बल बना हुआ है। आप अपनी एनसीईआरटी, सीबीएसई की जो बुक्स खोलते हो तो आपको दिखाई देगा प्रीएम्बल लिखा होता है। तो वो यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसकी मॉडिफाइड वर्जन जो है आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की फॉर्म ले चुकी है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बतानी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये दो हिस्सों में काम कर रही थी, दो पार्ट्स में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो दो पार्ट्स थे, एक हम ये बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी वो चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके अंदर क्योंकि अभी हमारा पार्लियामेंट नहीं आया था, मतलब बना ही नहीं था, अभी आजादी ताजी ताजी मिली थी, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी जो लॉ बना रही होगी कि भाई देश को तब तक के लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है ऐसे चला लो। वो लीड कर रहे थे, उस बॉडी को जो लीड कर रहे थे वो थे जीवी मावलंकर। क्योंकि पार्लियामेंट नहीं था इसलिए लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम कर रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके चेयरमैन जो थे, उसके जो हेड थे वो थे जीवी मावलंकर। अब ये जो असेंबली थी, ये दोनों जो जॉब की जा रही थी, ये नवंबर 26, 1949 तक इन्होंने ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम परफॉर्म किए, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, देखिए कॉमनवेल्थ उन नेशंस का एक गठन है जो इंग्लैंड की क्वीन है उनको अपना हेड मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हम लोगों के अंदर एक यूनिटी बनी रहेगी। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तुम लोगों ने आजादी के बाद भी अपने आप को कॉमनवेल्थ के अंदर क्यों डाल दिया? हमने बोला हम उनके साथ है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजाद नहीं है। हम मेंबरशिप ले चुके थे कॉमनवेल्थ के अंदर इन मई 1949, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही काम करवाया था। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग है, इसके बारे में दो चीजें मैंने आपको बतानी है, वो भी अडॉप्ट करवा दिया था जुलाई 22, 1947 को। ये डेट्स जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ये अक्सर पूछी जाती है। इसका जो डिजाइन है हमारे नेशनल फ्लैग का वो प्रपोज किया गया था बाय पिंगली वेंकैया ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने ये डिजाइन प्रपोज किया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ वो हैं जो पूछे जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों का जो नेशनल एंथम है वो भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए 24 ऑफ जनवरी 1950, और उसी दिन हम लोगों ने जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी अडॉप्ट कर लिया था। अब अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई नेशनल एंथम और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है। देखिए अगर मैं नेशनल एंथम की बात करूं तो वो है हमारा जन गण मन, और इसको किसने लिखा है? ये लिखा गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगर हम बात करें हमारे नेशनल सॉन्ग की, वो है हमारा वंदे मातरम। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने लिखा है? ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चैटर्जी। और किस नॉवल से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी जो नॉवल थी आनंद मठ, वहां से सिलेक्ट किया गया है ये वाला सॉन्ग।
अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या करवाया। कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी, कौन सा सॉन्ग है, कौन सा एंथम है, किसने लिखा है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया गया ऑफ इंडिया ऑन 24th of January 1950। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो आपको जवाब पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था। ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना डिटेल में, कितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रेफर किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और कितनी कॉस्ट पड़ी थी। इन तीनों के जो जवाब है मैंने आपको लास्ट सेशन में दिए थे। जो फाइनल सेशन हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हुआ था जनवरी 24, 1950 को फाइनल सेशन हुआ था। और इसी के तहत हमारा जो प्रोविजनल पार्लियामेंट था इंडिया का, वो काम कर रहा था टिल, आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा फाइनल सेशन हो गया था, लेकिन पार्लियामेंट बना नहीं था। तो जो प्रोविजनल पार्लियामेंट हमने इसके अंदर बनाया था ना, जीवी मावलंकर जो काम कर रहे थे, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर काम कर रहे थे, वो ये सब कुछ चलता रहा टिल 26 जनवरी 1950, जब तक हमने एक फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अपनी नहीं कराई पार्लियामेंट के लिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थी वो हमारी हुई थी 1951-52, पार्लियामेंट यानी कि सेंटर के लिए ये हुई थी इलेक्शंस। अब पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ छोटी छोटी कमेटीज बनाई गई थी काम करने के लिए। उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो हमारे बने थे डॉक्टर P.R. अम्बेडकर। ये बोला जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि खुद भी एडवोकेट थे और ये काम भी कर रहे थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, जैसे प्रोविंसेस को इकट्ठा लाने के लिए हमने काम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पटेल जी जो थे वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। वैसे ही जो यूनियन की पावर कमेटी थी या यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी, कम से कम 8 कमेटी थी। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे पावर के भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे, उसके अलावा हमारे पास स्टेट्स कमेटी थी, उसके भी यही चेयरमैन थे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ये पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कोई कमेटी को हेड किया था? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 कमेटीज को हेड किया था। एक तो थी बेटा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, किस तरीके से हम आगे चलेंगे, क्या होगा। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कमेटी को राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था, और एक थी स्टीयरिंग कमेटी, उसको भी इन्होंने ही हेड किया था। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ ली। अब आपको मैंने कुछ बताना है जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड। कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसिडर किया जाता है द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन किसी कंट्री के पास अगर लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था, और इसको इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 इनैक्ट। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए हमारा स्कूल खुलता है, जैसे आप बोल लो 1 अप्रैल को हम लोग का स्कूल खुल जाता है। उससे पहले जाकर हम लोग अपनी बुक्स वगैरह ले आते हैं, हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अंदर खोल के देख लेते हैं। कोई कलरफुल पेजेस होते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, अरे यार ये तो बहुत सही पिक्चर है, ये मैं पढ़ूंगा। मतलब कुछ कुछ चीजें अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। तो वैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अपने पास ग्रहण कर लिया था, मतलब बुक्स जैसे हम खरीदते हैं एनसीईआरटी सीबीएसई की, और उसके कुछ कुछ प्रोविजंस जो थी, चीजें जो थी, वो हम लोगों ने इनैक्ट करनी शुरू कर दी थी कि भाई ये लॉ जो है ये लागू हो जाएगा।
लेकिन फाइनली जब ये लागू हुआ वो डेट थी 26 जनवरी 1950, जो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। अब ये रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था। मतलब अब ये कह लो 1950 26 जनवरी वो वाला डेट है जब आपका पेपर आपके सर पे है और आप लोग क्या करते हो, बुक्स खोल के उसको रट्टा लगाना शुरू कर देते हो, मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट जैसे आ जाता है वो चीज हो रही है। तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था, मैं ये नहीं बोल रही अडॉप्ट करने करके हमने ये बोला था अरे इसका ये वाला कानून हम अब 26 जनवरी को जाके लागू करेंगे। जो चीजें लागू हो सकती थी वो हमने की थी, लेकिन फाइनली जब इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने मतलब बिल्कुल कोर हार्ट से संभाल लिया और बोला कि अब इसको लागू करो, पढ़ना शुरू कर दो और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, वो था 26 जनवरी 1950। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने ये एडॉप्ट किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे एक हमने पढ़ा प्रीएम्बल था। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना प्रीएम्बल को पहले क्या बोला जाता था और उसको किसने पास किया था। प्रीएम्बल के अलावा इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। अब आप पूछोगे ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखो बुक खोलते हो, उसके अंदर इंडेक्स के अंदर आपके पास चैप्टर्स होते हैं, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स की जगह पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स के आगे हमारे पास छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं। पार्ट्स के आगे आर्टिकल्स हो गए कि इस पार्ट में इतने सारे आर्टिकल्स आ गए, इस पार्ट में इतने सारे आर्टिकल्स आ गए। उसके अलावा जैसे बुक के पीछे कुछ टॉपिक्स मिसलेनियस दिए होते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे कुछ मिसलेनियस चीजें दी हुई हैं जो एक साथ इकट्ठी दी हुई है, उन्हें हम स्केड्यूल बोलते हैं। तो इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसके 22 पार्ट्स थे और उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे? वो थे 8। आज की डेट में क्योंकि देखो कई बार एनसीईआरटी को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ लाना पड़ता है चेंजेस, उसमें कोई नाम चेंज करने हैं, कोई नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालनी है क्योंकि साइंस ने तरक्की कर दी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही वो चेंज होता रहा, टाइम टू टाइम हम उसमें बदलाव लाते रहे। ये नहीं कि जो पहले से लिखा हुआ है वो ही चलेगा, नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतता रहा हम उसमें चेंजेस लाते रहे। तो आज की डेट में टुडे अगर मैं बात करूं तो जो ये आर्टिकल्स हैं ये हो गए 448, इतने आर्टिकल्स हैं हमारे पास। उसके अलावा 25 पार्ट्स हो गए और आज की डेट में 12 स्केड्यूल्स हैं हमारे पास। अब ये 448 क्यों हुए? लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, वो हुई हैं 104 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब आप ये कह सकते हैं चेंजेस लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इतनी है जिसकी वजह से यहाँ से जो आर्टिकल नंबर है वो इतना हो गया। हो सकता है कुछ पुराने आर्टिकल्स में चेंजेस किए हो सकता है कुछ नए इंट्रोड्यूस किए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, सोशलिस्ट जो लोगों की भलाई के बारे में सोचती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्युलर सब धर्मों को सामान्य रिस्पेक्ट दिया जाएगा, कोई धर्म नहीं होगा स्टेट का, कंट्री का, नेशन का, डेमोक्रेटिक है, इलेक्शंस होंगी, गवर्नमेंट जो है वो चुनी जाएगी लोगों के द्वारा, और रिपब्लिक स्टेट है यानी हेरिडिटरी रूलर नहीं होगा। उसके अलावा हम अपने सिटीजन्स को, जो हमारे नागरिक हैं, सब लोगों को गारंटी करेंगे कुछ राइट्स, इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलता है, जो उनसे मतलब हम छीन ही नहीं सकते किसी हालत में। और जो हमारी स्टेट है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करेगी, उनके काम करने का क्या तरीका होगा, उनको क्या ध्यान में रख के कानून बनाने होंगे, लोगों के हित में काम करना होगा, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया एक चैप्टर के तहत जिसको हम बोलते हैं DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स स्टेट की पॉलिसी बनाते हुए आपको वो ध्यान में रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे वो ये बोलता है कि हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट चलाता है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर होता है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं जो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बिठाया, हेरिडिटरी तौर से नहीं वो बैठे। और दूसरा हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या आप कह सकते हैं यूनियन कैबिनेट है,
जो एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव है, जो असल में काम कर रहे हैं, पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लोकसभा में जवाब देने के लिए। कोई बजट सेशन हो, कोई नॉर्मल सेशन हो, आप देख रहे होंगे कि आपस में जो बात होती है, डिस्कशन होती है, कुछ जवाबदेही होती है रूलिंग गवर्नमेंट की, तो उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो जवाब देते हैं। अगला, इंडिया में नॉर्मल टाइम पे एक फेडरल फॉर्म होगी गवर्नमेंट की। दो तरीके की फॉर्म होती है, एक होती है यूनिटरी और एक होती है फेडरल। अब यूनिटरी नहीं है नॉर्मल टाइम पे, ये मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, रेगुलर टाइम पे। फेडरल का मतलब एक सेंटर होगा और एक स्टेट होगा, और हमारे पास ये जो डिवीजन है, सेंटर अपने काम करेगा, पूरे देश को देखेगा, और जो स्टेट है वो अपनी टेरिटरी में काम करेगा। लेकिन आपको पता है, अगर कंट्री में इमरजेंसी लग जाए, बाहर से कोई अटैक हो जाए, तो ये जो फेडरल सिस्टम है ये नहीं चलता, स्टेट्स खत्म हो जाती है, मतलब पावर उनकी खत्म हो जाती है, सारी की सारी पावर जो है सेंटर के पास आ जाती है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। ये तब यूज किया जाता है इंडिया में जब हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाती है। तो इंडिया में एक बात बोली जाती है, देखो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, एफ से याद रखना, फेडरल इन फॉर्म, फॉर्म में तो वो फेडरल है, लेकिन अगर हम बात करें स्पिरिट में, अंदर से क्या है, जब इमरजेंसी आ जाए तो स्पिरिट के अंदर वो यूनिटरी है। तो अंग्रेजी में यही बोला जाता है, इट्स फेडरल इन फॉर्म, ये स्टेटमेंट दी जाती है, एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। क्यों? जब इमरजेंसी हो जाती है तो सारी की सारी पावर हमारे सेंटर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। आठवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी गई है सब लोगों को, कोई भेदभाव नहीं किया गया, सिंगल सिटीजन हर एक नागरिक को दिया गया है। नौवां, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहने का मतलब ये कि जो 18 साल से ऊपर है उसके पास हक है कि वो वोट करे या खुद जाके कंटेस्ट करे, अगर उसे कंटेस्ट करना है, इलेक्शंस में खड़े होना है। अगला पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोला जाता है इट्स नीदर टू रिजिड, मतलब इसको चेंज करना इतना भी मुश्किल नहीं है, कुछ सिंपल मेजॉरिटी हम लेकर कुछ इसके प्रोविजंस, कुछ हिस्से जो है वो बदले जा सकते हैं, या उनके अंदर चेंजेस लाई जा सकते हैं, उनको अमेंड किया जा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इट इज नीदर टू रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, कि जैसे मन चाहे वो बदल दो। अरे भाई, उसके लिए कुछ मेजॉरिटी चाहिए होती है, सेंटर की भी और स्टेट्स की भी मेजॉरिटी चाहिए होती है अगर आपने उसको बदलना है। और लास्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि होगा सुप्रीम कोर्ट, जो एक्ट करेगा एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार लॉज ऐसे बन जाते हैं कि हमें लगता है, सॉरी जुडिशरी को लगता है कि भाई ये तो लोगों के राइट्स को ओवररूल कर देगा, तो जो गार्ड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी राखी करता है, वो और कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी हाई कोर्ट, बट जो ज्यादा पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट है। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आनी पड़ती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि यार इसको रिव्यू भी करना पड़ेगा 2000 ईयर के अंदर। जस्टिस M.N. वेंकटाचल्या की चेयरमैनशिप के अंदर हमने एक कमेटी बिठाई टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो रिकमेंडेशन दे कि भाई क्या वर्किंग ठीक हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम काम कर रहे हैं या नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उसके अलावा 1983 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन बिठाया जिसका नाम था सरकारिया कमीशन। ये रिव्यू करेगा कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कैसी है। ऐसा तो नहीं है सेंटर के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास नहीं है। और एक फ्रेमवर्क लाने के लिए वो सजेशन देंगे कि अगर कुछ चेंजेस लेकर आनी है तो वो कैसे हो सकती है। तो ये था बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पता ही होना चाहिए, इसी में से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं।
अब आपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं जो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पूछा था टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कितनी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया गया था, कितनी कॉस्ट आई थी, ये जरूर बताना। और कितने सेशंस हुए थे टोटल, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर आपको वो चीजें याद है दैट मीन्स आप लोग ऑन ट्रैक हैं। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए कवर किए क्योंकि यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप पुराने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हमने कहाँ से, कौन सी कंट्री से खुश होकर, इंस्पायर होकर उनकी एक चीज उठाई, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके डाला। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उस पर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।